So okay, everyone, from here we are starting new chapter. That's very important chapter. Earlier it was in plus one. Now past 2 years, since past 2 years, it is in 12th batch. So earlier it was in plus one. From since last 2 years, it is in plus two, and it contains 10 marks of your whole 80 marks. Out of 80, only this chapter contains 10 marks. So that becomes very important for you. ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल भी है एंड इट नीड्स मोर प्रैक्टिस. तो स्टार्टिंग दिस चैप्टर फ्रॉम थ्योरी पोर्शन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोज कंसर्न्स विच डू एनी social activity, charitable, or anything, but they have no aim of any business. They are not doing anything for profit. Can you suggest some examples of these institutions which are in NGOs. NGOs? Any name of NGO? जैसे one institution is CRY, that is for poor children, that is CRY. And there are some Rotary Club, you can say. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एनजीओ होंगे, कुछ एसोसिएशंस भी हो सकती हैं. जैसे रोटरी क्लब है, वो चंडीगढ़ में भी है और इंडिया में वर्क करता है, एंड उनका कोई एक पर्पस नहीं है. समटाइम्स ये लोग ब्लड कैंप लगाते हैं, समटाइम्स ये लोग पेशेंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, समटाइम्स ये एजुकेशन फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं. तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसका कभी भी कोई मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, ये किसके बेनिफिट के लिए बनाई जाती है? यस. सो जो भी ये जैसे सिटी क्लब, चंडीगढ़ के अंदर जो क्लब है सिटी क्लब, ये चंडीगढ़ के अंदर जो भी उस क्लब के मेंबर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए है. ऐसे ही हमारे सेक्टर 16 में क्रिकेट एकेडमी है, वो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं. बट कहीं भी ये लोग या कोई भी एनजीओ, इवन देयर सम चैरिटेबल लेबोरेटरीज, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स विच आर गोइंग ऑन इन सम गुरुद्वारास, टेम्पल्स के अंदर कुछ चैरिटेबल डिस्पेंसरी चल रही हैं. ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब की सब बेटा इसमें आती हैं. इसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं इसको? कंसर्न्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एनपीओस. तो इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी सोसाइटी, एनजीओस, कुछ भी आता है. इवन चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब लोग इसमें आते हैं और सबके अकाउंट्स बनते हैं बेटा. ऐसा नहीं है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके अकाउंट्स बनेंगे. अकाउंट्स इज एवरीवेयर. व्हाट इज अकाउंट्स? किसी चीज का रिकॉर्ड रखना. और आपको पता है जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ, चैरिटेबल, वहां पर फंड्स तो आते ही हैं, और एक चांस है कि उन फंड्स का क्या हो, मिसयूज हो, वहां पे भी करप्शन हो सकती है. तो दैट्स वाई अकाउंट्स का नीड तो बेटा हर जगह है. इंडिया में देयर सो बिग टेम्पल्स, है ना, बड़े बड़े मंदिर हैं बेटा, टेम्पल्स हैं जहां पर करोड़ों रुपए के अंदर चैरिटी आती है, इन करोड्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स या करेंसी नोट्स. तो वहां अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां डोनेशन, चैरिटी, वट एवर, वो एक बड़ी अमाउंट बन जाती है. तो वहां अकाउंट्स की नीड है. इवन कोई एक छोटा सा एनजीओ हो, वहां भी फंड्स आएंगे, बिकॉज फंड्स के बिना कुछ नहीं होता. आपको बिजनेस करना है, देन यू नीड्स फंड्स, वो तो है ही है. लेकिन अगर आपको कोई चैरिटेबल कॉज के लिए वर्क करना है, सोशल कॉज के लिए वर्क करना है, वहां भी आपको फंड्स का नीड है. तो वो फंड्स के सोर्सेज क्या होते हैं, तो रेस्ट हम यहां से रीड कर लेते हैं. ये एक पीपीटी आपके लिए फ्रेम की गई है एनपीओ चैप्टर के लिए. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एस्टेब्लिश्ड फॉर ए चैरिटेबल या सोशल पर्पस. ये तो बात हमारी होगी, बट इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है.
These organizations render services to their members or society on voluntary basis at nominal cost or sometimes free of cost. जैसे आपको जो चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हैं वहां पर लैब टेस्ट होते हैं वो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे होते हैं, या फिर कई बार फ्री भी होते हैं। ब्लड कैंप लग रहा है, फ्री में लग रहा है, या अगर आपको ब्लड की नीड है तो आपको वो अरेंज करके देंगे, उनके कोई चार्जेस नहीं है। तो ये किनके लिए सर्विसेज होती हैं? या तो उस क्लब के जो ओनली मेंबर्स हैं, वहां आया था बेटा प्राइवेट, ओनली विच आर दे आर कंसर्न फॉर देयर मेंबर्स। जैसे हमारे चंडीगढ़ में सिटी क्लब है, अगर आप लेक की तरफ जाएंगे वहां पर सिटी क्लब है, और वो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए है। अगर मैं उस क्लब का मेंबर हूं देन आई कैन एंटर, देन आई कैन अवेल ऑल द सर्विसेज देयर, बट अदरवाइज आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। बट लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, ये लोग बाहर वालों के लिए भी वर्क करते हैं, अपने खुद के मेंबर्स के लिए भी वर्क करते हैं। तो इनका एरिया लिमिटेड भी हो सकता है और इनका एरिया वाइड भी हो सकता है, ये उस क्लब को डिसाइड करना होता है। और इनके सोर्सेज क्या हैं फंड्स के? द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट दैट, क्या है वो? क्या बेटा वो? मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। अब इस सब के मीनिंग आपको बताऊंगा चैप्टर के अंदर। एक और आप सुन लीजिए, ये हमारे सोर्सेज हैं। एंट्रेंस फीस, डोनेशंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, यहां से पैसा आता है। दे मे ऑल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ये क्या होती हैं? जैसे बेटा किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक कंटीन हो सकती है, कंटीन आप प्रॉफिट मोटिव भी चला सकते हो, ट्रेडिंग एक्टिविटीज वहां कर सकते हो, लेकिन वहां से जो प्रॉफिट अर्न होगा वो भी उस मेन सर्विस के लिए लगाया जाएगा। बट जो मेन सर्विस हम दे रहे हैं वहां कहीं भी प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है। गॉट इट ना? हमारा जो मेन पर्पज है वहां प्रॉफिट नहीं है, बट साइड बाय साइड हम वहां पर कैफे, कंटीन, ऐसी कुछ चीजें वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं जहां से कुछ जो आउटसाइडर्स आते हैं वो लोग यूज करें उसको, वहां से हमें कुछ प्रॉफिट हो, लेकिन वो प्रॉफिट भी उसी पर्पज के लिए खर्च हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट एनपीओ। जो भी किसी बुक के अंदर बेटा हमें मेन मिलता है कॉन्सेप्ट, वो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ एनीथिंग एल्स इन द मीनिंग ऑफ एनपीओ, इफ यू हैव डाउट? चलिए नेक्स्ट बेटा। यस। अब ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? जैसे आप जानते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, +1 में किया आपने इसके अकाउंट्स को। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हमारी इंडिया के अंदर है, ये भी एक, इसको भी एक लीगल स्टेटस दिया गया है। जो लोग अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पे, ज्वाइंट फैमिली होते हैं बेटा, काफी लोग होते हैं उसके अंदर, वो सब मिलकर एक ज्वाइंटली बिजनेस करते हैं, तो उसको कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो कुछ रिलीजियंस के ऊपर होते हैं, जैसे कुछ मुस्लिम लॉज हैं उनके अंडर कुछ चीजें चलती हैं, कुछ हिंदू लॉज हैं, तो वहां पे लोग उनकी रिस्पेक्ट करता है और उनके लिए एक अलग से स्टेटस बन जाता है, राइट। पार्टनरशिप फॉर्म्स आप सबने स्टार्ट किए हुए, पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर 1 हमारा हो गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, तो ये छोटे छोटे जो बेटा गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं ऑलमोस्ट, सो दैट वो सोशल वर्क कर सके, या कंपनी से, बाय मिस्टेक बोल दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं जहां पर प्रॉफिट मोटिव होता है, गवर्नमेंट कोई एक्टिविटी कर रही है प्रॉफिट मोटिव होकर, कंपनी से ही है। तो इनमें अगर हम देखें, हम एज ए स्टूडेंट हम 3 चीजों के अकाउंट्स बनाते हैं, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। गॉट इट? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके अकाउंट्स आपको नहीं आएंगे। बिल्कुल इसके सामने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिया। क्लब्स, स्कूल्स कौन से आएंगे? प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स? गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट होगी, या फिर डिस्पेंसरीज आ जाएंगी इसके अंदर, जैसे सेक्टर 16 का मेडिकल कॉलेज है, या 32 का मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, या हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट की एक
गवर्नमेंट की एक क्या है, डिस्पेंसरी है बेटा। तो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कुछ भी गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर के लिए चला रही है, नॉट एज ए बिजनेस। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आपके सेक्टर में भी, कोई टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च होगी, वो भी यहाँ आता है। लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी एक अपने मेंबर्स के लिए होती है, इवन ये चार्जेबल होती है। कई बार गवर्नमेंट की तरफ से लाइब्रेरीज होती हैं, यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज होती हैं, वहां पे बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, जैसे बाय पेइंग 1000 रुपीज पर एनम, 1 ईयर के 1000 रुपीज पे करके आप एक वहां पे जाकर स्टडीज के लिए जा सकते हो। कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज भी हैं, मॉल्स के अंदर भी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, या सेक्टर्स के अंदर हैं, जिनका मोटिव है लाइब्रेरी के अंदर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको सर्विस देना फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन दे चार्ज हाई फीस। बट उनका मोटिव भी प्रॉफिट अर्निंग नहीं हुआ ना, वो एक सर्विसेज के लिए है। तो जो भी फंड्स वहां पे रिसीव करती है वो लाइब्रेरी के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, उसकी मेंटेनेंस के लिए, बुक्स के लिए, फर्नीचर, या अदर सोसाइटीज होती है बेटा, जिनका पर्पस कोई भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट क्लब है, तो क्रिकेट क्लब का पर्पस क्रिकेट को प्रमोट करना होगा। ऐसे ही हमारे इंडिया के क्रिकेट एकेडमी का नेम क्या है, हमारे इंडिया का क्रिकेट बोर्ड क्या है, क्या नेम है उसका, आईसीसी, इंडिया के बीसीसी, हाँ वो तो इंटरनेशनल है बेटा। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बीसीसीआई, बी फॉर बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ, कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, हाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट है ना। आई फॉर इंडिया। इंडिया, इंडिया, ये सही है ना, बिल्कुल। बीसीसीआई, ऐसे आईसीसीआई, तो उसका पर्पस क्या है, वो इंटरनेशनल। लेकिन क्या ये लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, नो। बीसीसीआई क्या करती है, वो फंडिंग कलेक्ट करती है, जैसे कंपनीज ऐड करती हैं उसके अंदर, क्रिकेट के अंदर किसी मैच के अंदर, वहां पे होर्डिंग्स होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, वहां से फंड आता है, या मैच टिकट्स होती हैं, और फिर वो उसी फीस को, मैच ऑर्गेनाइज करने की फीस एक्सपेंडिचर्स हो रही, या फिर प्लेयर्स की जो फीस होती है, या फुल ईयर के जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उन सब पे पैसा खर्च कर देती है। लेकिन यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा। तो एनपीयू आप देखेंगे इंडिया के अंदर 10% पार्ट मिलेगा आपको जहां पे एनपीओस हैं, और एक अच्छी फंडिंग वहां पे आ रही है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कितनी होंगी बेटा इंडिया में, देखो अगर आप एक चंडीगढ़ में देखो कितने टेम्पल्स, चर्च होंगी, या मंदिर मस्जिद होगी, हॉस्पिटल्स होंगे गवर्नमेंट के, तो पूरी इंडिया में कितने होंगे, स्कूल्स ऐसे ही। तो ये भी हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट है, ये लोग भी टैक्स पे करते हैं। दोनों में ओनली डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सामने है, इसका एम है प्रॉफिट अर्न करना एक बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू, और इसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। बस ये एक्टिविटी तो कर रहे हैं, बट वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बट उस एक्टिविटी में भी फंड्स आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं। ओके, एनी डाउट सेकंड स्लाइड में, थर्ड, देन सर थ्योरी। एक्सक्यूज मी, हाँ जी सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल जब वो क्यों नहीं आते सर एनपीओ में? बेटा, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रॉफिट मोटिव है, वहां पे दोनों चीजें हैं, वहां बिजनेस एक्टिविटीज भी हैं, प्रॉफिट मोटिव भी है, वो किसी के वेलफेयर के लिए नहीं है ना। यहां देखोगे आप, कोई भी क्लब है, चाहे वो क्रिकेट क्लब हो या अदर गेम्स की क्लब हो, या स्कूल्स, हॉस्पिटल, जहां पे गवर्नमेंट वो कर रही है, कहीं भी प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। दैट्स वाई या तो ये लोग फ्री में सर्विस देते हैं जैसे आप अगर टेम्पल के अंदर जाकर, वहां आप टेम्पल जा रहे हो तो आपकी कोई फीस थोड़ी ना है, एनी वन कैन गो। टेम्पल की जो टाइमिंग्स हैं, आप वहां टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहां से सर्विस ले सकते हो, आपको कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ कहीं भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, हमारा मेन पर्पज है। चार्जेस हो सकते हैं कहीं पे, रीजनेबल चार्जेस होंगे अगर होंगे भी, और वो जो पैसा इकट्ठा होगा वो सर्विस को प्रोवाइड करने में ही खर्च कर दिया जाएगा। जैसे वो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल तो सर्विस दे रहा है, बट उसके लिए एक हाई चार्जेस भी ले रहा है जिसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व है।
तो मेन यहाँ पे जो वर्ड है ना बेटा, प्रॉफिट को फोकस करो। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स का टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है या नहीं? यस और नो? Yes, यस sir. सर। तो वो ग्रीन पोर्शन में आ गया। अगर प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो वो गवर्नमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस का प्रॉफिट मोटिव नहीं, चार्जेस तो वो भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चार्जेस हैं, बट वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए चार्जेस कम होगी। अगर किसी की फीस में से प्रॉफिट को निकाल दिया जाए तो फीस कम हो जाएगी, वो रीजनेबल हो जाएगी। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की है जो, वो तो बहुत ही कम है क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। नेक्स्ट, अब ये जो हमने अभी तक समझा है लास्ट 10 मिनट्स में, आप इसको एक डिफरेंस के थ्रू भी समझ सकते हो। अभी 15 मिनट्स का लेक्चर हो गया है, तो अब आपने जितना भी कुछ आपने समझा वो एक डिफरेंस है, इसे याद नहीं करना बेटा। इट्स ओनली फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन। +2 में कहीं भी थ्योरी नहीं आती है 3 मार्क्स 4 मार्क्स, आपको सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन की नॉलेज के लिए पढ़ने हैं। जैसे नंबर 1, प्राइमरी मोटिव क्या है? एनपीओ का प्राइमरी मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज। टू प्रोवाइड सर्विसेज टू एनी स्पेसिफिक ग्रुप, या तो वो अपने मेंबर्स के लिए होगा, ये मेन है ना। एनपीओ या तो अपने ही किसी मेंबर के लिए है, अपने मेंबर्स के लिए मींस, या वो जनरल पब्लिक के लिए है। बट जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए हैं, दे वांट टू अर्न प्रॉफिट्स। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड, जो एनपीओ है बेटा वहां पे हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे क्या वर्ड यूज होगा? कैपिटल फंड। और वो कैपिटल फंड किससे बनेगा, ये अभी शायद आपको समझ नहीं आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज या सरप्लस, जो भी हर साल का एवरी ईयर का सरप्लस होगा, जिसे हम बिजनेस में नेट प्रॉफिट बोल देते हैं, हमारे एनपीओ में क्या आएगा? वो सरप्लस। तो उससे एक कैपिटल फंड जनरेट होता है एवरी ईयर। तो क्लोजिंग कैपिटल फंड, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। फिर अगले साल जो भी हमें कुछ कैपिटल रिसीट्स मिलती हैं, जिनको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, या फुल ईयर की इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके जो भी हमारे पास सरप्लस बचता है, दैट इज कॉल्ड, वो कैपिटल में ऐड हो जाता है वो सरप्लस। लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती हैं जहां पर एवरी ईयर हम नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और नेट लॉस हो जाए तो माइनस। सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट आपको बता दिया। जो भी नेट रिजल्ट होता है किसका बेटा, इस चैप्टर में क्या बनेगा, अभी थर्ड पॉइंट बाद में आते हैं। सरप्लस या प्रॉफिट, इस एनपीओ में हमारे पास एक अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जबकि इसी का नेम बिजनेस में क्या होता है, यू ऑल नो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहां से प्रॉफिट नेट रिजल्ट आता है बेटा, उस नेट रिजल्ट को नेट प्रॉफिट कहते हैं या नेट लॉस। लेकिन यहां जो आप करने वाले हो इस चैप्टर में, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस आपको यही आना है 6 मार्क्स में, नथिंग एल्स। 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है सिंगल, और उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, और वहां से जो रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं सरप्लस या डेफिसिट। फिर ये सरप्लस कहां जाता है, ये सरप्लस कहां जाता है बेटा? Capital fund. कैपिटल फंड में, यस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? एनपीओ में हम 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? वो बेटा एक रिजल्ट है फुल ईयर की रिसीट्स का। जैसे मुझे एवरी मंथ अपने मेंबर से मेंबरशिप फीस मिलती है, सब्सक्रिप्शन फीस मिलती है, या अगर हम मैच करवाते हैं तो मैच फीस होती है। तो एक रिसीट्स होती है एवरी ईयर, तो उन रिसीट्स के अकाउंट बनते हैं लेजर में। तो यहाँ पे अकाउंटिंग कैसी होती है पहले उसको समझते हैं, एनपीओ के अंदर अकाउंटिंग कैसी होती है, फिर हमें बात समझ आएगी। फुल ईयर अकाउंटिंग क्या होती है बेटा? फुल ईयर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बुक बनती है जिसको बोलते हैं कैश बुक। ये अकाउंटिंग ड्यूरिंग द ईयर है, अकाउंटिंग
ड्यूरिंग ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ये लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं कैश बुक और कुछ मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे एसेट्स का रजिस्टर होता है, लायबिलिटीज का रजिस्टर होता है, कुछ ऐसे मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स बनते हैं। कैश बुक बनाने के बाद कैश बुक में जितनी भी रिसीट्स आती हैं, अब कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, आप सबको पता है क्या रिकॉर्ड होता है बेटा कैश बुक में? All cash transactions. Cash transaction. कैश ट्रांजेक्शन होती हैं, चाहे वो कैश में हो या बैंक में हो। कैश बुक दोनों पर्पज के लिए होती है। कैश एंड बैंक मीन्स हमारी एनजीओज का या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का एक बैंक अकाउंट भी होता है। तो कोई भी पेमेंट चेक से भी आ सकती है, हम चेक से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो जो भी पैसा आ रहा है इनकमिंग या जा रहा है आउटगोइंग, ये दोनों चीजों को हम ये बोलेंगे ना रिसीट एंड पेमेंट। तो जितनी भी रिसीट एंड पेमेंट है वो हम, ये बेटा ध्यान सुनना, यहां से हमारी न्यूमेरिकल बात स्टार्ट हो जाती है, उसे हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। फुल ईयर मीन्स फुल ईयर हम कैश बुक बनाते हैं जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज। बट ये सब कुछ हम लेजर में लेके आते हैं। आप सबको पता है कैश बुक क्या है बेटा, याद है प्लस वन की बात? कैश बुक इज ए Journalized ledger. वेरी गुड जर्नलाइज लेजर। लेकिन वो फिर तन्वी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है। मैं बात एक और पूछ रहा हूँ, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक जिसको हम जर्नल कह देते हैं। जर्नलाइज लेजर में तो दो वर्ड्स आगे, जर्नल भी और लेजर भी। बट सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये मेजर, इसका नाम है सब्सिडरी बुक और इसको हम जर्नल भी कहते हैं, सब जर्नल या सब्सिडरी बुक। इट मीन्स किसी को भी अगर अपनी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, रिसीट एंड पेमेंट को, तो वो सब्सिडरी बुक बना सकते हैं कैश बुक, या इसका नेम जर्नल भी है। उसके बाद फिर लेजर बनती है। हाँ, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश और बैंक अकाउंट लेजर में नहीं बनता, इसलिए उसको जर्नलाइज्ड लेजर कहते हैं कि जर्नल तो है ही है फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, बिकॉज वो ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बट ये लेजर भी है दो चीजों के लिए, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश बुक लेजर जैसे ही बनती है। लेकिन बाकी सब चीजें तो रिकॉर्ड करनी है ना हमें, वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लेजर में। तो कैश बुक जर्नल है और उसकी क्लासिफिकेशन लेजर है, और लेजर में फिर क्या बनते हैं, वेरियस अकाउंट्स, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, वेरियस अकाउंट्स, और हर एक अकाउंट के अंदर एक हेडिंग होता है। जैसे लेजर में बनेगा एक अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बिकॉज जितने भी मेंबर्स हैं क्लब के वो एवरी ईयर एवरी मंथ क्लब को अपनी मेंबरशिप फीस देते हैं, सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। ऐसे ही हम रेंट भी पे करते हैं एवरी ईयर, तो वहां से रेंट अकाउंट बन जाएगा जहां पे हमने कोई ऑफिस लिया हुआ है रेंट पे। ऐसी सैलरी अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं, चाहे यहाँ बिजनेस नहीं हो रहा लेकिन सब कुछ हो रहा है वहां पे बाकी चीजें। तो जैसे आप कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाते हो, है ना, इंदिरा हॉलीडे होम है चंडीगढ़ में सेक्टर 24 में, वो चैरिटेबल है। वहां पर आपको काफी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, लैब भी है, वहाँ बाकी स्कैनिंग वाली मशीन्स भी हैं, सब कुछ है वहाँ पे। डेंटल के अंदर भी उनका है एक अच्छा रोल। तो वहां पे आपको काफी सर्विसेज मिल रही हैं, लेकिन बहुत ही रीजनेबल रेट पे। जैसे पीजे के अंदर आप 30-50 रुपीज में चेक करवा सकते हो, ऐसे वहां भी है। तो वहां पर आप देखोगे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हैं, वहां पे एम्प्लॉयज हैं तो वो लोग तो फ्री में सर्विस नहीं कर रहे ना, उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है, वो बिल्डिंग का रेंट भी पे कर रहे हैं किसी न किसी को। बट उनके पास फंडिंग के सोर्सेज क्या है, या तो फंडिंग के सोर्स है बेटा फीस, क्योंकि वो पेशेंट से दे आर चार्जिंग समथिंग, कुछ ना कुछ तो चार्ज कर ही रहे हैं वो, तो वो एक चार्जेस है जो फीस जिसको कहते हैं, वो फीस तो उनके पास आ ही रही है। इसके अलावा मेंबरशिप फीस भी है जो मेंबर्स उनके हैं उस क्लब के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के। इसके अलावा डोनेशंस हैं, चैरिटी है, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं जहां से फंड्स आते हैं। इन सब के बेटा अकाउंट्स बनेंगे लेजर में। अब इन अकाउंट्स का एक बैलेंस होता है, थर्ड स्टेप बैलेंस। हम जब लेजर के बैलेंस निकालते हैं नंबर 3 पे, तो आपको पता है ना बिजनेस में हम क्या बनाते हैं बैलेंसेस के लिए, यस बेटा, Balance Trial sheet. balance. कितने क्या बनते हैं,
ट्रायल बैलेंस। यस, ट्रायल बैलेंस बनता है, यस। बट हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते। यहाँ के ट्रायल बैलेंस का नेम क्या है? यहाँ के ट्रायल बैलेंस का नेम है रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट काउंट। तो ये भी एक डिफरेंस बन गया कि बिजनेस में लेजर के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आते हैं, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, और ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होती है, यू नो। डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट क्रेडिट साइड। साइड। ऐसे बेटा रिसीट एंड पेमेंट काउंट होता है, इसकी भी डेबिट साइड ऑलवेज क्रेडिट साइड की इक्वल होती है। जितनी हमारे पास रिसीट्स होती हैं उतनी ही हम पेमेंट्स दिखाते हैं, या अगर कुछ बच जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। वो किसका क्लोजिंग बैलेंस होगा? कैश का। ऐसे ही हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस भी होता है कैश का। खैर इन सबको हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे, जैसे आगे बढ़ेंगे। रिसीट एंड पेमेंट काउंट का फॉर्मेट आएगा, या ऐसे ही हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट का फॉर्मेट आएगा, वो तो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया हमारे। अभी हम थ्योरी के अंदर हैं। तो अब आपको क्या समझ आ रहा है कि जो एनपीयूज हैं वो भी फुल ईयर जर्नल बनाते हैं या कैश बुक बनाते हैं, ये उनकी चॉइस है। मोस्टली कैश बुक बनती है। कैश बुक की सारी ट्रांजेक्शन्स लेजर में आ जाती हैं। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं बनता लेजर में, क्योंकि कैश बुक के अंदर वो चीजें ऑलरेडी हो रही होती हैं, जैसे +1 में था आपका। लेजर के बैलेंसेस कहाँ आते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो लेजर और कैश बुक डेट वाइज बनती है। लेट्स, ये बात क्लियर हो गया एवरीवन? कैश बुक और लेजर कैसे बनती है? डेट वाइज। और उनके बैलेंसेस को हम कहां ले आते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। यहां कोई डेट कॉलम नहीं होता, ये ईयर के एंड की बात है, यहां से फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम अगर ट्रायल बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस से हमारे फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो जाते हैं ना, ऐसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से भी हमारे फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो जाते हैं, और यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात अभी हम कर रहे थे, नोट्स में वापस आते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो पहला कौन बनता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विच इज अ समरी ऑफ कैश बुक। क्या बोला मैंने एवरीवन? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? समरी ऑफ कैश। समरी ऑफ कैश। हाँ, इट्स अ समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक का एक रिजल्ट है, ये एक समरी है यहाँ पर, जहां पर हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स एक साल में हुई हैं उनका रिजल्ट दिखा रहे हैं। बट वहां पर रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन सामने अमाउंट, टोटल अमाउंट एक साल में मेरे पास टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी आई, वो रिसीट्स में आ गया, रिकॉर्ड हो गया। रिसीट्स डेबिट होती हैं, पेमेंट्स क्रेडिट, तो लिख दिया 2 सब्सक्रिप्शन। फिर कितनी चैरिटी आई एक साल में? 2 चैरिटी, 2 डोनेशंस, 2 लाइफ मेंबरशिप फीस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वन टाइम पेमेंट कर देते हैं, जैसे यू पे 51,000 एंड बिकम्स लाइफ मेंबर ऑफ दिस क्लब, तो वो भी ऐसा होता है। ऐसे ही राइट हैंड साइड पर हम लिखते हैं बाय रेंट, फुल ईयर का रेंट, बाय सैलरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये एक समरी है फुल ईयर की, जितनी भी कैश में रिसीट्स हुई हैं और पेमेंट हुई है। इस रिसीट एंड पेमेंट के बेस पर हम 2 चीजें बनाएंगे। वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अदर इज बैलेंस शीट। रिसीट। ये बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो बन गया ना, सबसे पहले वही बनता है। पहले क्या बनती है? कैश बुक एंड लेजर। ये फुल ईयर चलता है, बस 2 चीजें बनती है फुल ईयर, कैश बुक, लेजर। लेजर का बैलेंस एंड में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाता है, जहां से हमें क्लियर होता है फुल ईयर की रिसीट्स क्या हैं, फुल ईयर की पेमेंट्स क्या हैं। देन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस में कन्वर्ट होता है? किस में कन्वर्ट होता है? 2 चीजों में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ, या बैलेंस शीट। कुछ रिसीट्स बेटा हमारी इनकम बन जाती है उस ईयर की, बट सम रिसीट्स आर स्टिल नॉट इनकम, वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती हैं। यही आपको समझाना है फुल चैप्टर में कि रिसीट्स के 2 पार्ट हैं बेटा, एक पार्ट इनकम है और सेकंड पार्ट लायबिलिटी है। ऐसे ही जो एक्सपेंडिचर्स हैं या एसेट्स हैं वो भी कहां से बनती हैं? पेमेंट्स में से।
हमारी ज्यादातर पेमेंट्स एक्सपेंडिचर्स में काउंट होती है। जैसे आपने रेंट पे किया, यू पे रेंट, यू पे सैलरी। रेंट और सैलरी क्या बन गए? एक्सपेंडिचर्स। expenses, लेकिन अगर आपने कोई कार परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, वो भी तो पेमेंट ही है ना। यू हैव टू पे फॉर फर्नीचर, यू हैव टू पे फॉर एनी लाइब्रेरी बुक्स। वो क्या बन गई हमारी? एसेट्स। कंप्यूटर, फर्नीचर, एसी, पिक्चर्स, एनीथिंग यू परचेज। पेमेंट्स भी दो तरह की होती है। तो पेमेंट का एक पोर्शन एक्सपेंडिचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा पोर्शन एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैं नहीं समझा रहा जा रहा आपको डिटेल में, लेकिन आपको ओवरऑल ये बता रहा हूं कि रिसीट से दो चीजें क्रिएट होंगी, इनकम एंड लायबिलिटीज। पेमेंट से दो चीजें क्रिएट होंगी, एक्सपेंडिचर एंड एसेट। ऐसे ही अगर हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहां बनता है ट्रायल बैलेंस, तो बनता ही है क्योंकि ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं आता, वो बुक कीपिंग का लास्ट स्टेप है और काउंटिंग का पहला स्टेप है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस कंसर्न्स के अंदर। लेकिन ये तीनों चीजें किसकी हेल्प से बनती हैं बताइए? trial balance, ट्रायल बैलेंस। तो हम ये कह सकते हैं रिसीट एंड पेमेंट काउंट के सामने ट्रायल बैलेंस है। यहां लिखा नहीं हुआ बट यू कैन राइट ट्रायल बैलेंस। रिसीट एंड पेमेंट काउंट के थ्रू दो चीजें बनती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के थ्रू भी दो चीजें बनती हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल, एक ही काउंट था यू नो, और सेकंड बैलेंस शीट। एंड लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। अगर एनपीओ के अंदर इनकम ज्यादा है, इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर्स, तो इनके पास सरप्लस होगा बेटा। और अगर इनके पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिशिएंसी आएगी। लेकिन ये किसी की नहीं होती है, यहाँ कोई पार्टनर्स नहीं ना कि वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेंबर्स हैं, वो लोग सर्विस दे रहे हैं बस अपनी, या वो फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक से कर रहे हैं या खुद की पॉकेट से कर रहे हैं, वो मिलकर एक एनजीओ को फंडिंग करते हैं। बट कोई भी सरप्लस होता है या डेफिशिएंसी होती है वो उस एनजीओ की है, वो किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी, वो सिर्फ कैपिटल फंड में जाके एडजस्ट होनी है। सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और डेफिशिएंसी कैपिटल फंड में से माइनस। बट यू नो बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस सोल ओनर है या पार्टनर्स हैं या कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो ये हमारी इस डिस्कशन का रिजल्ट है बेटा, जहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। बस इससे ज्यादा थ्योरी नहीं है इसके अंदर, थ्योरी इतनी है बस। व्हाट डू मीन बाय एनपीओ, देन एनपीओ के एग्जांपल्स एज कंपेयर टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उनका एक थ्योरेटिकल डिफरेंस। बट इसमें से आता कुछ नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए था। कोई वन मार्कर क्वेश्चन कवर हो सकता है मे बी। अब आगे बढ़ते हैं रिसीट एंड पेमेंट्स काउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हमारे पास है यहाँ पर जो हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके जाती हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या मिलेगा आपको किसी भी बुक में, अब आपके पास टीएस ग्रेवर बुक है या हमने ये पीपीटी बनाई है, ये आपके साथ शेयर हो जाएगी, आज शेयर कर देंगे, लास्ट में आपके ग्रुप में आ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। रिसीट एंड पेमेंट काउंट में दो चीजें हैं, एक रिसीट्स और एक पेमेंट। इसका रिकॉर्ड आपको ऐसी ओपनली इंफॉर्मेशन दी होंगी, वहां से ये अकाउंट बनेगा। इसको बनाने के बाद देन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट बना सकते हो। तो ये आपके लिए फाइनल अकाउंट्स हैं। और आपका सिलेबस फुल ईयर की काउंटिंग नहीं है, आपका सिलेबस है फाइनल अकाउंट्स सीधा। मींस ईयर के एंड पे क्या बनता है, तीन चीजें। और ड्यूरिंग द ईयर क्या बनता है बेटा, क्या बताया था अभी मैंने? cash book and ledger, कैश बुक एंड लेजर। यस, तो वो तो आपने जैसे प्लस वन में देखा है वैसी होती है, आपको कभी भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं कि सर कैश बुक कैसे बनती है। वो पार्टनरशिप फॉर्म्स हो, एनपीओ हो, कंपनी हो या सोल ट्रेड हो, कैश बुक, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस सबका सेम बनता है। फाइनल अकाउंट्स डिफरेंट हो सकते हैं किसी के भी। चले आगे एवरीवन, कोई डाउट है यहां तक? हाँ जी, एनी डाउट?
रुकना है हमें यहाँ तक? सर एक बार वो बताया, जैसे आपने बताया रिसीप्ट एंड पेमेंट के सामने ट्रायल बैलेंस होता है, वो नहीं समझ आया। मैं ये कह रहा हूँ कि रिसीट एंड पेमेंट वर्सेस ट्रायल बैलेंस। जो एनपीओज हैं बेटा, देखो, जो एनपीओज हैं वो लोग लेजर की हेल्प से रिसीट एंड पेमेंट कौन बनाते हैं? जो तुम इस चैप्टर में भी देखोगे, अभी आपको आता नहीं होगा, अभी आपने देखना है। लेजर की हेल्प से रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं। और जो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको हम बिजनेस कहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो उसी लेजर की हेल्प से जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसका नेम रखते हैं हम ट्रायल बैलेंस। मैं इसलिए कह रहा था कि हम रिसीट एंड पेमेंट काउंट के सामने दूसरी तरफ ट्रायल बैलेंस भी लिख सकते हैं। फिर रिसीट एंड पेमेंट काउंट से क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ई, आई ई लिख दिया मैंने। एंड सेकंड इज बैलेंस शीट। ट्रेवल्स की हेल्प से क्या बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया? इसकी। बैलेंस शीट का नेम बैलेंस शीट ही होता है, वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट ही बोलते हैं उसको। ये आपको समझना है। अब कैश बुक और लेजर तो हर जगह कॉमन है। तो इट मीन अगर मैं एक डिफरेंस को समझ रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर फर्स्ट टाइम मैं करता हूँ जब एज ए स्टूडेंट, तो मेरे माइंड में तो बिजनेस चल रहा होता है ना, क्योंकि +1 से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो बिजनेस में भी कैश बुक बनती है और यहाँ भी लेजर, दोनों में। पर उसके बाद लेजर के बैलेंसेस जाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और बिजनेस के अंदर लेजर के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज। तो उसमें एक्सपेंसेस और इनकम किस में चले जाते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है। ऐसे यहां भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा? एक्सपेंसेस, इनकम। तो वो भी जब जाएंगे तो कहां जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन दोनों का एक नेम डिफरेंट कर दिया, बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही हैं, और वही सेम नेम, अब ये कह लो बेटा कि वही सेम नेम हम यहां यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां ये बोलना गलत होगा ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन आप बिजनेस कर रहे थे। एक टेम्पल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकता, एक एनजीओ को अलाउड नहीं है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहे। दैट्स वाई उसी सेम परफॉर्मा को आप देखोगे कि एग्जैक्टली मैं सेम बनाता हूं यहां पर, जैसे +1 में था, बट +1 में उसका नेम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी आता था, वहां 2 स्टेप थे, ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकालना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। यहां हम एक ही स्टेटमेंट लाएंगे जिसका नेम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखो आपके सामने बन गई ना। और उसका जो नेट रिजल्ट होगा उसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, नेट प्रॉफिट जगह पे क्या बोलेंगे उसको? सरप्लस। ये पॉइंट है। तो ओवरऑल अभी तक हमने इतना ही किया है। बैलेंस शीट कॉमन है, बिजनेस में भी बनती है और एनपीओज में बनती है। नो एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट चलती है। अब बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है, पहले तो था थ्योरी पार्ट, वो मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की क्लास आपकी होगी अभी तक। थ्योरी पार्ट इज ओवर। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको मिलेगा इन एवरी बुक वो है रिसीट एंड पेमेंट काउंट। मैंने आपको ये बता दिया, एक बार रीड कर लो इसको आप। एवरीवन रीड इट, इट इज अ समरी यहां से। मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं बेटा आपकी तब तक। अभी स्क्रीन ब्लर तो नहीं आ रही बेटा आपको?
शौर्य प्रॉपर? यस। ओके, अटेंडेंस मार्क कर दी आपकी मैंने आज की। सो क्लियर है बेटा, फर्स्ट लाइन तो ओके है। आपको मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया कि कैश बुक बनती है, कैश बुक का हर ट्रांजैक्शन लेजर में आता है, और लेजर के बैलेंसेस से एट द एंड ऑफ ईयर वी प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट काउंट। ये कहां से स्टार्ट होता है बेटा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट काउंट किसका समरी है? कैश बुक का। तो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, या बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमारा रिसीट एंड पेमेंट काउंट भी ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, या बैंक ओवरड्राफ्ट। वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस हाउसेस के लिए होता है, तो एनजीओ इसकी बात नहीं आती। ये दे कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक, बट बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता, इसलिए यहां पे आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। वेन फुल ईयर की रिसीट्स आएंगी जो ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाएंगी, फुल ईयर की पेमेंट उसमें से माइनस हो जाएंगी, तो क्या बचेगा एंड में? एंड में क्या बचेगा बेटा? पार्टिसिपेट करो, ऐसे नहीं होता, साइलेंट नहीं रहते होते। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। हमारे पास दो बैलेंस बचेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। दोनों में से किसी एक का बैलेंस दिया होगा, सेकंड आपको फाइंड आउट करना होगा। बट ये जस्ट बुक के क्वेश्चंस में है, फाइनल एग्जाम में या आपके स्कूल एग्जाम में रिसीट एंड पेमेंट काउंट नहीं आएगा बनाने के लिए। ये तो आपको बना के इवन दिया जाएगा, इसके बेस पर आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, वो आपका न्यूमेरिकल है। चलें आगे बेटा, नेक्स्ट। तो हाँ जी, जैसे रिसीट एंड पेमेंट हमने भी देखा कि ट्रायल बैलेंस जैसा होता है, तो ट्रायल बैलेंस तो कैश और बैंक के अलावा भी बाकी सारे बैलेंस आते हैं, तो इसमें नहीं आएंगे बैलेंस? और कौन से बेटा? कैश और बैंक के अलावा कौन से बैलेंस थे? जैसे आपने बताया सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा, फिर उसके बैलेंस। नहीं बेटा, आप समझे नहीं पाते यहाँ से। एक मिनट के लिए होल्ड कर लो तन्वीज डाउट को, मैं आगे क्लियर करता हूँ। मैं प्रोफॉर्मा दिखाता हूँ, फिर समझोगे आप। अभी रुक जाते हैं। अभी रिसीट एंड पेमेंट काउंट की फीचर्स क्या हैं? नेचर ऑफ काउंट क्या है इसकी? एक्चुअली आगे लिखना रहेगा बेटा, इट्स रियल काउंट। नेचर ऑफ काउंट आगे लिखना है रियल काउंट। रिसीट एंड पेमेंट काउंट का जो फंडा है वो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी सब्सक्रिप्शन, चैरिटी, कुछ भी आता है वो सब के सब ओपनिंग बैलेंस में प्लस हो जाते हैं। तो जो भी आ रहा है वो डेबिट होगा, और जो भी मैं रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूं वो जा रहा है पैसा, वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद मुझे मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। किसका क्लोजिंग बैलेंस होगा? या तो सब कुछ कैश में आया, कैश में गया तो कैश का बैलेंस है, या वो सिर्फ चेक के थ्रू आया, या मिक्स है। पैसा तो दो ही फॉर्म में आता है ना, या तो बैंक फॉर्म में आता है या कैश फॉर्म में आता है। इसलिए जो ओपनिंग बैलेंस होंगे और क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो कैश और बैंक के ही होंगे। तो नेचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। ओके, जितनी भी नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड वो कौन सी हैं? रिसीट्स। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड वो कौन सी हैं? पेमेंट्स। तो ये थोड़ा सा आगे लिखना रहेगा बेटा पीपीटी में ना, रिसीट्स एंड पेमेंट। तो जो भी चीज हमें मिलती है वो डेबिट से रिकॉर्ड होगी, और जो भी पैसा जा रहा है वो क्रेडिट से रिकॉर्ड होगा, और उसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा जिसके साथ ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दिखने में क्या लगेगा? इक्वल। हमने ओपनिंग बैलेंस में रिसीट से ऐड कर दी, और दूसरी तरफ पेमेंट्स दिखा दी, और क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। तो जितनी रिसीट साइड का टोटल है उतना ही पेमेंट साइड का टोटल। पेमेंट साइड। हाँ, और जितनी भी नॉन कैश आइटम्स है, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन,
ये सब चीजें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट नहीं बनती। पर्पस क्या है बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या है? टू शो द समरी ऑफ कैश बुक। अब परफॉर्म आपके सामने आएगा। इससे पहले किसी को डाउट है इनमें से किसी बात पे? पर्पस लिखना रहेगा यहाँ पर। पर्पस है टू शो द समरी ऑफ फुल ईयर कैश बुक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये यहाँ पे टाइपिंग के साथ ऐड कर दिया जाएगा बाद में। चले आगे। ये बेटा आपके सामने फॉर्मेट है, अब आप समझ पाओगे इसको। ये आपके लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। उसके बाद क्या होता है? तन्वी अब आप पूछ सकते हो, क्या डाउट पूछ रहे थे आप? जैसे ऐसे बाकी के कैश के अलावा जो अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस इसी में आएंगे। इसी में आएंगे सारा कुछ बेटा, सब कुछ लेजर में बन रहे। देखो, कैश बुक के अंदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बन जाता है, यू नो, वो आपको पहले से पता है +1 में। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस कैश बुक से आ जाता है। फिर कैश बुक में जितनी भी चीजें आती हैं, रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस या सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, इन सब के अकाउंट लेजर में बनते हैं, उनका बैलेंस लेजर से आता है। अब आपके पास दो तरह के बैलेंस आ रहे हैं, एक कैश और बैंक का जो कैश बुक से आएगा, और बाकी सबके बैलेंस जो लेजर से आएंगे। अब इन सबको हम प्रेजेंट तो एक ही पेज पे करेंगे ना, जैसे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, हम हर चीज को एक ही पेज पे प्रेजेंट करते हैं। ऐसे यहाँ पर एक सिंपल 1 शीट बनेगी, उस 1 पेज पे हम लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में कितने थे, ईयर के स्टार्टिंग में कितना बैलेंस हमारे पास इनका। फिर उसके बाद हमने क्या क्या रिसीव किया। अब फुल 1 ईयर में जो जो रिसीव होगा वो किस में प्लस होगा? वो कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस में प्लस होगा ना। ओके, तो यस कैश इन हैंड और कैश इन बैंक मेरे पास है, से 10,000 कैश इन हैंड है और 20,000 कैश इन बैंक है। अब सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगी मुझे? या तो कैश में मिलेगी या चेक से थ्रू मिलेगी, ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा कोई मेरे अकाउंट में, तो वो होगी सब्सक्रिप्शन, वो ऐड होगी। कैश में है तो कैश में ऐड होगी, बैंक में है तो बैंक में। लेकिन यहाँ पे कॉलम एक ही है, 2 कॉलम नहीं बनते, बस पैसा आ रहा है वो हमारी रिसीट बन रही है। डोनेशंस आ रही है, हम न्यूज़पेपर को सेल कर रहे हैं ईयर कैंड पे, या पीरियोडिकल्स या वेस्ट पेपर, हम कोई स्पोर्ट्स मटेरियल सेल कर रहे हैं। अगर हमारा क्लब है स्पोर्ट्स क्लब, तो जो भी हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल खराब हो जाता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। अगर हमने बैंक में कोई एफडी बनाई है तो उससे इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपने कहीं पैसा किसी शेयर मार्केट में लगाया है जहां से इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है, या आप अपने क्लब के अंदर लोकर्स प्रोवाइड करते हो, यू नो स्पोर्ट्स क्लब में क्या होते हैं, लोकर्स होते हैं। जब प्लेयर्स आते हैं तो वो अपनी वैल्यूएबल्स को लोकर में रख के देन दे गो फॉर एनी एक्टिविटी। उनको जो भी गेम प्ले करनी है या उनको वहां पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो अपने लॉकर से यूनिफॉर्म निकालते हैं और अपनी सारी वैल्यूएबल्स वहां रख के देन दे गो फॉर द एनी गेम। तो उनके पास एक लॉकर होता है। अब वो सब कुछ घर से तो लेके आएगी नहीं, सब कुछ अपने उनके लॉकर में पड़ा हुआ है। लॉकर से निकाला, यूज किया और वापस लॉकर में रख के एज इट इज घर चले गए। तो लॉकर दिया जाता है हर एक प्लेयर को, उसको बोलते हैं लॉकर रेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बन गई? रिसीट बेटा, लॉकर रेंट। कोई स्क्रैप होता है, कोई चीज खराब होती है, उसको सेल करते हैं। फिर हम अपने क्लब में, अगर हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, ऐसे अब आपके सिलेबस में किसके क्वेश्चन है बेटा? स्पोर्ट्स क्लब के। ऐसे तो एनजीओ की एग्जाम्पल बहुत कुछ है जैसे हमने शुरू में बात की, लेकिन आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड सा स्कोप है, स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब के अंदर लोकर्स होते हैं और वो चैरिटी शोज भी रखते हैं, वहां से टिकट्स सेल होती हैं, या कोई ग्रांट्स मिलती है गवर्नमेंट की, ऐसी लेगेसीज होती हैं, स्पेसिफिक डोनेशंस होती हैं। ये सब कुछ आपको भी समझ आएगा। अभी मैं जिसको डिफाइन नहीं कर रहा उसको हमने डिटेल में डिफाइन करने आगे जाके। ये बेटा सारी आपकी रिसीट्स हैं, सब प्लस कर दो, सब के आगे 2 आएगा, 2 सब्सक्रिप्शन, 2 डोनेशन, 2 सेल ऑफ न्यूज़पेपर। फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता,
बट हमारे पास अब कई तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस नहीं कर रही, लेकिन बैंक उनके लिए भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रखता है। तो अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। जैसे कैश बुक होता था, बैंक बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो डेबिट साइड, अगर बैंक बैलेंस नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है, तो क्रेडिट साइड। फिर हम क्या पे कर रही हैं? वेजेस एंड सैलरीज वी आर पेइंग, रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि एक्सपेंसेस तो बेटा नॉर्मल ही होते हैं ना। मेरा बिजनेस किस चीज का है या एक्टिविटी क्या है, ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर का नेम तो सेम ही होता है। कुछ चीजें नहीं है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अगेन वो आपको आगे आके चैप्टर में एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो जैसे ही आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करोगे तो आपके पास एक बैलेंस आएगा। वो बैलेंस किसका होगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो हमारा ये अकाउंट स्टार्ट भी यहीं से होगा, कैश इन हैंड कैश एट बैंक से, इसका एंड भी बेटा यही होगा, सेम। चलिए आगे, कोई डाउट है इसमें किसी पॉइंट पे? नो जी सर। कुछ टर्म्स यहाँ पे हैं जो आपके लिए न्यू हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अभी जस्ट एक एक ही पर्पस है, रिसीट एंड पेमेंट का प्रोफॉर्मा क्लियर करना। वो टर्म्स वन बाय वन आपके लिए आएंगे आगे, डोंट वरी। अब थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है बेटा, थ्योरी में रिसीट एंड पेमेंट काउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, आप एक बार रीड कर लो। मेन डिफरेंस आपको बताया हुआ है, कैश बुक फुल ईयर बनती है, डेट वाइज बनती है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट काउंट डेट वाइज नहीं बनता, ईयर के एंड पे बनता है एज ए समरी। एक बार फिर भी रीड कर लो जहां डाउट है आपको। यस बेटा, आपको डाउट मिला? सर थर्ड पॉइंट पर स्टार्ट हो। वन वन लेते हैं बेटा। बेसिस क्लियर है, रिसीट एंड पेमेंट काउंट का बेसिस कैश बुक है, और कैश बुक का बेसिस है ईच रिसीट जो फुल ईयर में होती है, एंड ऑफ ईयर, और ये डेली बेसिस पे फुल ईयर बनता है। पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है या नहीं? रिसीट एंड पेमेंट काउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम जर्नल एंट्री बनाते हैं या लेजर बनती है।
ये तो एक समरी है बेटा, एक पेज है बस। उस पेज पे हमने जहां जहां से पैसा आया वो लिख लिया, जहां जहां पे पैसा गया वो लिख दिया। कैश बुक तक जो पार्ट है ना, जर्नल, कैश बुक, लेजर, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब हमने अपनी तरफ से एक रफ स्टेटमेंट बना दी। जैसे ट्रायल बैलेंस के लिए क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ट्रायल बैलेंस जस्ट एक चेकआउट है कि जितना हमने किया क्या वो ठीक किया। तो ट्रायल बैलेंस भी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, वहां कुछ हम करते ही नहीं, जस्ट बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस जो ऑलरेडी लेजर दे रही है हमें, हम सिर्फ उन बैलेंसेस को लिखते हैं और मैच करते हैं। ऐसे ही रिसीट एंड पेमेंट काउंट भी हम मैचिंग के लिए बनाते हैं कि अगर मैं, देखो मैं आपको अपने वे में बताता हूं, अगर मैं यहां पर एक रिसीट एंड पेमेंट काउंट बना के देखूं तो मैं लिखूंगा टू ओपनिंग बैलेंस, कैश 10,000, बैंक 20,000। उसके बाद जितनी भी रिसीट्स हैं, टू ऑल रिसीट्स, जितनी भी रिसीट्स हैं मेरी, चाहे वो किसी से आई हो, चाहे बिल्डिंग सेल की हो, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया हो, या कोई ग्रांट आई हो गवर्नमेंट से, मेंबरशिप फीस आई हो, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, चैरिटी डोनेशन, जितनी भी है बेटा, मान लो वो 2 लाख हैं, और जितनी भी मेरी पेमेंट्स हैं, बाय ऑल पेमेंट्स, जितनी भी मेरी पेमेंट्स हैं, चाहे वो रेंट हो, सैलरी, इंश्योरेंस। अब डेप्रिसिएशन तो यहाँ नहीं आएगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन कोई पेमेंट होती ही नहीं, वो नॉन कैश आइटम है। रेंट आउटस्टैंडिंग